नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के वीडियो मैराथन वीडियो है भारत का भूगोल, जी हाँ, इंडियन जियोग्राफी का यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है। पहले हम भारत के भूगोल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। तो ये मैराथन वीडियो एनसीईआरटी पूरे भारत के भूगोल का पूरा निचोड़ है। अगर आपने ये पूरी कंप्लीट वीडियो का प्रिपरेशन कर लिया, कंप्लीट वीडियो देख लिया, मतलब जियोग्राफी से आप फुर्सत हो चुके हैं। मतलब भारत के भूगोल की संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट तैयारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इस मैराथन क्लास के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के भूगोल की अगर बात करते हैं तो भारत की स्थिति जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। काफ़ी बार पूछा भी जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की स्थिति जो है किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और किस देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर पर है। दूसरा पॉइंट आपको यह नोट करना है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। प्रश्न आ सकता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 देशांतर से 37 डिग्री 6 देशांतर की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। एंड देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर यह देशांतरी विस्तार है। देशांतरी और अक्षांशीय दोनों विस्तारों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। एंड अगला जो पॉइंट है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। चीन के बाद दूसरा भारत का नाम आता है। जनसंख्या में दूसरा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा है। जैसे हमारा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आगे है अगर राज्य की बात करें भारत में, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान बड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से। आइए पहले ये जो श्रेणी है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग बाद में ले लीजिएगा, पहले आइए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे देश के नाम दिए गए हैं और विश्व में स्थान दिया गया है। प्रथम जो स्थान क्षेत्रफल के अनुसार रूस है, और जनसंख्या के अनुसार चीन है। द्वितीय में क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा है, और जनसंख्या के अनुसार भारत है। विश्व में तृतीय स्थान क्षेत्रफल के अनुसार चीन है, और जनसंख्या के अनुसार यूएसए आता है। चौथे नंबर में आपका यूएसए आता है क्षेत्रफल के अनुसार, और इंडोनेशिया आता है जनसंख्या के अनुसार। पाँचवें में आता है ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार ब्राज़ील दोनों में भी आता है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील दोनों में कायम है, जनसंख्या और आपके क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और छठवें में आपका ऑस्ट्रेलिया है, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका ऑस्ट्रेलिया है, और पाकिस्तान है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सातवें में भारत आता है, किस पे अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नाइजीरिया आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो भारत का जान लीजिएगा 7वें स्थान क्षेत्रफल में है, और जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये नोट कर लेना कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3287 वर्ग 263 वर्ग। अब यहाँ पे 3287 आप कह दिया, ठीक है। आप बोलेंगे अपने सर कोई लाख या ऐसा कुछ शब्द भी नहीं बोला है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख कर सकते हैं। 32,87,263। वैसे नॉर्मल तौर पर यही बोला जाता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है, तो 2.42%, 2.42% है। इसको भी नोट करते जाना है। अगला जो आपका जो पॉइंट बनता है कि भारत में कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा जो है निवास करता है भारत में। विश्व की कुल जनसंख्या देखा जाए तो 100 रुपया में 17.5 रुपया जो है भारत का है, पूरा देखा जाए। मान लीजिए पूरा ये विश्व 100 रुपये हो गया, उसमें से 17.50 या 17.5 भारत का है, ठीक है। इतना जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए। एंड अगला पॉइंट ये है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर पूछा जाता है तो 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। उत्तर कहाँ है सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर पहुँच जाइए। दक्षिण चेन्नई, तमिलनाडु, केरल पहुँच जाइए, ठीक है, ये है। तो यहाँ से यहाँ पूरा विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो मेघालय, त्रिपुरा से होते हुए आपको गुजरात तक जाना है, तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार।
एंड अगला पॉइंट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के वलांगू किब्दू में है, पूछा जाता है कभी कभी। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में सकरी कच्छ जिला आता है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह पर आपका स्थित है। अगला जो पॉइंट आपका बनता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पॉर्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी लगभग 876 किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एक और पॉइंट बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी भाग का तमिलनाडु में केप केमोरियन कन्याकुमारी स्थित है। प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग ठीक कहाँ पर है, तमिलनाडु में जो आपका कन्याकुमारी में स्थित है। क्या नाम है उसका, केप केमोरियन की बात करेंगे। अगला पॉइंट आपका आता है कि पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आपका भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। जी हाँ, काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत की जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगला पॉइंट यह बनता है कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 75 से 16 किलोमीटर द्वीप समूह को मिलाकर केवल है। और भारतीय प्रायद्वीपीय तटीय अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर। ये डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम टॉप 200 क्वेश्चंस भी करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा 8230 पूर्वी देशांतर पर है। और मानक से समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वे 5 राज्य सभी परिचित होंगे, कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं, ठीक है। और ये सभी जानते होंगे कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितने का होता है, तो 5 घंटे 30 मिनट का होता है या 5.5 घंटे का, काफ़ी बार पूछा गया है। और भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है, ये भी ध्यान देना है। प्रश्न आता है कि भारतीय समय आगे चलता है या ग्रीनविच समय आगे चलता है, तो भारतीय समय जो ग्रीनविच से समय से आगे चलता है, यानी भारत का समय आगे रहता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाली भारतीय राज्य कौन सा है। जी हाँ, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाली जो भारतीय राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों को सीमा बनाता है। कितने राज्यों की, 9 राज्यों की। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जो कुल 9 राज्यों से अपनी जो है सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है। और भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। प्रश्न आ सकता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये 9 राज्य कौन कौन से आपके, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे हो गए। कौन कौन से 9 राज्य हैं, आइए इन 9 राज्यों को डिटेल के साथ जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो गए, ये 4 हो गए आपके। कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुजरात से शुरू किया होते हुए फिर आपका, ठीक है, पश्चिम से शुरुआत किया, पश्चिम, दक्षिण, फिर पूर्व पर चले गए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गए, ठीक है, 9 राज्य हो गए। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीप और पांडुचेरी। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपके समुद्र तट से लगे हुए हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न आ सकता है कि हिमालय को छूने वाले 11 राज्य कौन कौन से हैं, हिमालय को छूने वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो पहले राज्यों की बात करेंगे। तो हिमालय को छूने वाले 11 राज्य जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश आपके त्रिपुरा के बाद आपका आता है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एंड केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लेह, ये 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। और कर्क रेखा का सभी तो लोग जिक्र कर चुके हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और वह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करेंगे। और आप ये भी शायद जानते होंगे कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, वह है गोवा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है। और भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य, कम पूछा जाए तो वह आपका हिमाचल प्रदेश है, और अधिक पूछा जाएगा तो वह फिर आपका गोवा हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट को आपको माइंड पर स्टोर कर लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट ये कि भारत का मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन वाला राज्य है। ये भी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन वाला भारत का राज्य मध्य प्रदेश कहा जाता है। एंड भारत का हरियाणा सबसे कम वाला राज्य। अगर अत्यधिक पूछा जाता है मध्य प्रदेश आता है, और कम पूछा जाता है वन की बात करेंगे तो हरियाणा में सबसे कम आता है। अगला पॉइंट है भारत का मौसिनराम जो मेघालय है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, पॉपुलर भी है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न आ गया कि भारत में ये सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो बन चुका है लेह, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक मौसिनराम जो कि मेघालय राज्य पर है। अगला पॉइंट है अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बताइए भारत की, वह आपकी अरावली है। और पूछा जाए कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, प्राचीन यानी पुरानी हो गई, नवीन मतलब नई जो पर्वत श्रृंखला वह हिमालय पर्वत, तो अरावली पर्वत प्राचीन। तो दोस्तों आप लोगों ने भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात की। अब हम यहाँ पे टॉप 200, जी हाँ, भारत के भूगोल का पूरा संपूर्ण निचोड़ एनसीईआरटी बेस्ड अब देखने वाले हैं। ये 200 प्रश्न आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमने आपको बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न आपका क्या बन रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दक्षिण मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, जो नक्शे का सबसे आपका निचला इलाका होता है, तमिलनाडु केरल हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो हम बात करेंगे हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर स्थित है। एंड अगला प्रश्न आपका बनता है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी, जी हाँ, मन्नार की खाड़ी जो है पाक जल डमरू मध्य भारत को जो है श्रीलंका देश से अलग करता है। किस देश से अलग करता है, श्रीलंका देश से अलग करता है। अगला, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह आपकी कर्क रेखा है, जो हम 8 राज्यों का नाम भी कर चुके हैं, जिक्र भी कर चुके हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये विस्तार जरूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये विस्तार पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 3214 किलोमीटर, कितना बताया था, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, यानी नक्शे में ऊपर से नीचे का विस्तार। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो हमने आपको बताया था 2933 शायद बताया था, 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर की बात करेंगे। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, सभी परिचित होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी, जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कहाँ पर स्थित है, तो बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। एंड अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सभी बताइएगा। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप कहलाता है वह मध्य अंडमान कहलाता है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप कहलाता है वह मध्य अंडमान कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो आपका स्थित है वह आपके अरब सागर पर स्थित है। किस सागर पर स्थित साथियों, जो लक्षद्वीप है वह आपके अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, जो कि आपके नक्शे पे पश्चिम और जो आपका पश्चिमी और दक्षिणी इलाका कहलाया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, जी हाँ, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल लगभग 2.42% है। हमने डिटेल से जब आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये भी आपको उत्तर बता दिया गया था। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है
विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो हमने आपको बताया था 17.5%। बताया था ना कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वह 17.5% भारत में निवास करती है, या कह सकते हैं 17% की बात करेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमने आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। तो 32,87,263। जब मोबाइल नंबर याद कर लेते हो तो ये तो आपके, ठीक है, 7 अंक है, तो ये आप लोग याद आसानी से कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों के नाम बताइए। तो हमने आपको बताया भी था, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिस पर कर्क रेखा, या कह सकते हैं भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो हमने आपको बताया था, ठीक है, 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट। जी हाँ, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट। और सबसे आगे कौन होता है? भारत का मानक समय होता है। ग्रीनविच से आगे जो है भारत का मानक समय आगे चलता है। अगला है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर कितनी दूरी पर है? तो भूमध्य रेखा से देखा जाए भारत का जो दक्षिणी छोर है तो वह आपका लगभग 876 किलोमीटर की बात करेंगे। जी हाँ, भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर देखा जाए तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला जो प्रश्न आपका बनता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमने आपको लगभग बताया था 15,200 किलोमीटर के आसपास जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा अगर भारत की लंबाई देखा जाए 15,200 किलोमीटर है। इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार जो होता है वह 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2933 है, जैसा हम बात भी कर चुके हैं। और उत्तरी सीमा में चीन है, नेपाल और भूटान देश है। और भारत में चीन के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन की जो मध्य सीमा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जी हाँ, भारत की मुख्य भूमि जो है उसकी तटरेखा की लंबाई आपको बताना है, लगभग आपके 6100 किलोमीटर। जी हाँ, 6100 यानी 6100 भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर के आसपास है। अगला पॉइंट आपका प्रश्न बनता है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? जी हाँ, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह बताना है, तो द्वीप समूह आपकी फिर हो जाएगी 7516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित 7516 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हमने आपको डिटेल से बताया था कि भारत में समुद्र तटरेखा के अगर जिक्र होता है तो 9 आपके कौन आते हैं? राज्य आते हैं, और 2 आपके क्या आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश आते हैं कि नहीं आते? चलिए, भारत में समुद्र तटरेखा वाले संख्या देख लेते हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से आपके हैं? जो गुजरात से शुरुआत कीजिएगा, पश्चिम से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको पश्चिम से शुरुआत करना है, और यहाँ पे आपको पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व तक चले जाना है। ये आपके तटीय रेखा 9 राज्य कहलाते हैं। अगला यह पॉइंट है कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? जी हाँ, समुद्र तटरेखा आपने जान लिया कि 9 राज्य हैं, और जो सबसे लंबी होती है जिस राज्य की, वह सभी परिचित होंगे, गुजरात राज्य। ठीक है, तो गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा जो है सबसे लंबी है। अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? सभी बताइएगा, भारत की जो स्थल सीमा है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे? बांग्लादेश की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत की जो स्थल सीमा की अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा साझा करती है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? जी हाँ, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग जो कि प्राचीन है और वह कहलाता, सभी परिचित होंगे, शायद आपने कमेंट भी कर दिया होगा, वह कहलाती प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाते हैं साथियों? भारत का जो है भू आकृतिक सबसे जो भाग जो प्राचीन है वह प्रायद्वीपीय पठार का कहलाता है। अगला पॉइंट आपका बनता है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में अभी है वह कहलाता है अक्साई चीन, जो कि एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, वह कहलाता है आपका अक्साई चीन कहलाता है।
अगला पॉइंट बनता है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। जी हाँ, मरुस्थल तो राजस्थान का होता है, लेकिन शीत मतलब ठंडा मरुस्थल जिसे कहते हैं, और वह देखते होंगे आपका लद्दाख। लद्दाख में बालू बालू दिखेगा, मरुस्थल दिखेगा, लेकिन वहाँ का जो मरुस्थल है वह शीत मरुस्थल कहलाता है। अगला पॉइंट है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ था। वह आपका दोस्तों कौन सा देश है, सभी बताइएगा। और वह देश आपका और कोई नहीं, हम बात करेंगे बांग्लादेश की बात करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का जो है विवाद चल रहा है। अगला है भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भारत जो है सभी परिचित होंगे, भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। कहाँ पर है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है और पूर्वी देशांतर, ये दोनों पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। तो वह महत्वपूर्ण अक्षांश जो है 23 डिग्री 3, ठीक है, 23 अक्षांश जो है भारत को दो भागों में बांटता है। 23 डिग्री 3 की बात करेंगे। एंड अगला प्रश्न है, सभी फीडबैक करते जाइएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन। जी हाँ, सभी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो को इन तक अवश्य देखिएगा, अवश्य बने रहिएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ है। जी हाँ, भारत का ऐसा राज्य, भारत का सबसे ज़्यादा साझा करने वाले जो इंटरनेशनल है वह देश बांग्लादेश ही है। और भारत का ऐसा राज्य बताइए 3 राज्यों से घिरा हुआ हो, मतलब बांग्लादेश से साझा करता हो, और वह राज्य आपका त्रिपुरा। जी हाँ, भारत का त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य वह, त्रिपुरा राज्य, नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरा आपके 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों से आपका घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है बांग्लादेश के साथ, इसलिए 3 तरफ से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा साझा करता है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है दोस्तों। तो अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीप हैं उनकी मुख्य विशिष्टता यह है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। किस प्रकार के हैं, सभी जो द्वीप हैं वह प्रवाल उद्गम के हैं। अगला जो प्रश्न बनता है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है। जी हाँ, मैकाल का पठार, नोट कर लीजिएगा। तो मैकाल का पठार का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम आता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का एक अभी लड़का वायरल हुआ था, उस लड़के का नाम बताइए, सभी लोग जान गए होंगे। बचपन का प्यार गाना जो कि फेमस हुआ है, छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके का लगभग लड़का था। तो मैकाल का पठार भारत के किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से है, नोट कर लीजिएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। जी हाँ, भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों के नाम बताइए। और भारतीय राज्य पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी भारतीय राज्य चीनी सीमा को स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम की बात करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सभी लोग बताइए। दक्षिण भारत मतलब कहाँ, हम नीचे की इलाके, नक्शे में नीचे जाइए। दक्षिण भारत, चेन्नई, केरल, तमिलनाडु, वहाँ पे जाना आपको। तो दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी कहलाती है वह अन्नाई मड़ी, सभी परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे, अन्नाई मुड़ी की बात करेंगे। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग जो है सबसे प्राचीन है। और ये प्रश्न हम शायद कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक रिपीट कर रहे हैं। जो प्रश्न रिपीट होते हैं मतलब इम्पोर्टेंट है, शायद आप भूल गए हों इसलिए दोबारा उसको रिपीट कर दिया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की जिक्र होगा। अगला, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है, ये भी हम कर चुके हैं। और भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख है, ये भी प्रश्न किया जा चुका है। एंड ये भी प्रश्न शायद रिपीट हो रहे हैं। ये सारे प्रश्न हम अभी जस्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ये प्रश्न हम किए थे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है अन्नाई मुड़ी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है। जी हाँ, आदम का पुल जो है वह 2 देशों के मध्य स्थित है, और उन 2 देशों का नाम बताना है, वह भारत और श्रीलंका। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के मध्य एक पुल स्थित है जिसका नाम है आदम पुल। अगला पॉइंट आपका प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। जी हाँ, सबसे अधिक राज्य की सीमा, इंटरनेशनल में तो आपका अलग ही हो गया, ठीक है।
लेकिन भारत का ऐसा राज्य बताइए जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को साझा करता हो, वह आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है अंतर्राज्यीय जो भारत में स्थित राज्य है, सबसे ज़्यादा राज्य की साझा करता है वह उत्तर प्रदेश है। एंड अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? जी हाँ, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसके पहले जो है काला पानी का नाम से जाना जाता था, वह क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, स्वतंत्रता के पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारतीय क्षेत्र के काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सभी बताइएगा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का ऐसा राज्य जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है और वह राज्य सभी परिचित हैं। हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की। यहाँ साथियों, भारत का सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, यानी सिक्किम राज्य 3 देशों को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम के बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले आता है राज्य करना, क्षेत्रफल में राज्य करना है। राज्य के बाद जब आप मध्य में जाते हैं तो फिर महान बन जाते हैं। ठीक है, राज्य करने के साथ साथ मध्य में जाकर महान बन जाते हैं, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य पर है? तो सभी परिचित होंगे, सतपुड़ा का पहाड़ियों का जब भी जिक्र होता है मध्य प्रदेश का नाम सरोपर ही आता है। एंड अगला प्रश्न आपका बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है वह सैडल पीक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? सैडल पीक की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर बनता है और स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किन राज्यों पर स्थित है? देखिए, जब भी दक्कन के पठार का जिक्र होता है, एक तो आपका महाराष्ट्र आता है, एक आपका मध्य प्रदेश आता है, एक आपका गुजरात राज्य आता है और एक आपका कर्नाटक राज्य आता है। क्या होगा? माँ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, दक्कन का पठार जो है इन आपके जो 5 राज्य दिए गए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य पर स्थित है? जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं आप सभी परिचित होंगे, हम किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह आपके तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। अगला आपका प्रश्न बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? जी हाँ, एक मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, एक आपका भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान का हमेशा जानते हैं 36 का आंकड़ा रहता है, एक खतरे का, एक डिसीजन का। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा नाम से ही पता चल जाता है। तो ये निर्धारित कब की गई थी? तो ये साथियों आपका 15 अगस्त 1947 को यह निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है ये कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तटों पर स्थित है? जी हाँ, जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं 2 राज्यों के तटों पर स्थित है और वो 2 राज्य जो हैं आपके, एक आपका उड़ीसा राज्य है, एक एवं आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। जी हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर महेंद्रगिरी की जो है पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये भी आपको नोट करते जाना है। अगला आपका प्रश्न बनता है कि पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो पम्बन द्वीप है ये आपके कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी। जी हाँ साथियों, जो आपका पम्बन द्वीप है ये आपके मन्नार की खाड़ी पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच, एक मैकमोहन रेखा हो गई, एक रेड क्लिफ रेखा हो गई और तीसरी रेखा है आपकी डूरंड रेखा। ये तीनों रेखा का नाम याद रखिएगा। डूरंड रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी,
कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। उस समय हम और आप शायद जीवित भी ना रहे हों, पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी कहलाती है? जी हाँ, भारत के सबसे तटीय झील कहलाती है जो कि आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है। कौन सी झील कहलाती है? उड़ीसा राज्य पर सभी जानते हैं चिल्का झील की जिक्र होगा। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील कहलाती है वह हमारी चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सभी परिचित होंगे, उसका नाम है वूलर झील और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर पर स्थित है। जी हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील कहलाती है वूलर की झील है जो कि जम्मू कश्मीर पर स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी बताइएगा। जी हाँ, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील कहलाती है, मीठे पानी की तो वूलर हो गई और खारे पानी की सांभर झील जो कि राजस्थान राज्य पर स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, हमारे और आपके द्वारा निर्मित की हुई झील है और सबसे बड़ी जो झील है वह कहलाती है आपकी इंदिरा सागर झील। कौन सी झील है? कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है इंदिरा सागर झील जो कि कहाँ पर है? सभी बताइए। अगर आपको पता है तो शेयर भी करते जाइए, नॉलेज शेयर करते जाइए, इस परिवार के माध्यम से अपने आप को फीडबैक करते जाइए। जी हाँ, फीडबैक अवश्य कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सभी बताइए। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चचाई का जलप्रपात फेमस है, लेकिन जब भी सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कर्नाटक राज्य का नाम आता है और कर्नाटक राज्य में उसका नाम है जोग जलप्रपात, जोग या गरशोप्पा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरशोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य पर स्थित है। अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल नाम का बताना है। जी हाँ, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सभी बताइएगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है सभी परिचित होंगे, किस नाम से जाना जाता है? वह गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है जो कि उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री जो कि उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? जब भी अमरकंटक का जिक्र होता है जबलपुर का नाम आता है, जबलपुर के मध्य प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वह किस नाम से जानी जाती है? सभी परिचित होंगे, मेघना के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? जी हाँ, भारत की ऐसी नदी का नाम बताइए जो डेल्टा का निर्माण करती हो, डेल्टा बनाती हो। पहला नदी का नाम आता है गंगा जो कि सबसे लंबाई में सबसे बड़ी नदी है, 25-25 किलोमीटर के आसपास है। गंगा के साथ साथ आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये जो दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी परिचित होंगे। किस नदी का हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोसी नदी की। जी हाँ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिहार का शोक तो ठीक है, कोसी नदी हो गया, आपने जान लिया। तो बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपके दामोदर नदी को कहा जाता है। जी हाँ, बिहार का शोक कोसी तो बंगाल का शोक दामोदर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी का निर्माण करती है? जी हाँ, भ्रंश द्रोणी। जब भी भ्रंश द्रोणी का जिक्र आएगा एक ही नदी का नाम आता है और वह आपका है नर्मदा नदी। जी हाँ साथियों, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी का जो है निर्माण करती है और भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? वह आपकी नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी उभर कर आई है वह हमारी गोदावरी। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी कहलाती है वह गोदावरी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच चल रहा है? तो एक तो आपका तमिलनाडु और एक आपका कर्नाटक। का से कर्नाटक और ता से तमिलनाडु। ठीक है, तो कावेरी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के बीच चल रहा है वह है कावेरी जल विवाद। या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों के मध्य कौन सा जल विवाद चल रहा है? कावेरी जल विवाद।
ठीक है, दोनों टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत के पठारी देशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत की जो पठारी प्रदेशों में देखा जाए, ऐसी नदी जो दो भागों में विभाजित करे वह हमारी कहलाती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की पठारी प्रदेशों में नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित कर देती है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ साथियों, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध कहलाता है वह कहलाता है टिहरी का बांध। कौन सा बांध कहलाता है? भारत का सबसे ऊंचा बांध ये कहलाता है दोस्तों टिहरी का बांध कहलाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो कहलाता है वह सभी परिचित होंगे हीराकुंड का बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा आएगा तो टिहरी और लंबा आता है हीराकुंड, ये दोनों जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये ध्यान दें, हीराकुंड जो है लंबे शब्द हैं, तो एक लंबा बांध को कह सकते हैं। टिहरी बांध जो कि अपने आप में एक ऊंचाई का एटीट्यूड वाला है, तो एक ऊंचाई वाला या ऊंचा बांध कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉजिक लगा लीजिए जो आपने माइंड पर, जो आपको पहचान हो सके, कन्फ्यूजन ना हो इन दोनों में, लंबाई और ठीक है आपके ऊंचाई पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है वह सभी परिचित हो गए होंगे। हम किसकी बात करेंगे? भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना कहलाती है वह भाखड़ नांगल परियोजना कहलाती है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के। जी हाँ, टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। अगला, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सभी लोग परिचित होंगे, माउंट केटू की बात करेंगे। जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, या इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। केटू के साथ साथ गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए, हिमालय पर्वत की पूछा जा रहा है। पहले क्या पूछा गया था? भारत की सबसे ऊंची चोटी, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, उस चोटी का नाम कंचनजंगा है, सभी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? जी हाँ, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो वह कहलाती है अरावली। जी हाँ, प्राचीन का नाम आएगा तो अरावली आएगी, और नवीन का क्या आएगा? हमने देखिए शुरुआत में ही आपको डिटेल के साथ ये सारा कुछ बता दिया था, एक मोटा मोटा पहले ही बता दिया था। अब ये 200 प्रश्न कर रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम पर आते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन पर्वत में अरावली आ जाएगा। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? जी हाँ, अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर है, जो सर्वोच्च ऊंचा है, वो क्या कहलाता है? उसको दोस्तों गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अरावली पर्वत की जो श्रेणी है उसका सर्वोच्च जो शिखर कहलाता है वह गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम गुरु शिखर का बात करेंगे। कौन सी पर्वतमाला जो है सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो वह आपके सभी लोग परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट की बात करेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट को जो है पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, वह है पश्चिमी घाट। अगला है करडामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इलायची की पहाड़ी या करडामम की पहाड़ियाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इलायची का जिक्र होता है तो केरल राज्य आ जाता है। ठीक है, तो करडामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी आपके केरल राज्य पर स्थित है। अगला है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जो पाल घाट दर्रा है, एक तो आपको केरल राज्य को जोड़ता है, साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य को भी जोड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु राज्य को पाल घाट दर्रा इन दो राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु। अगला पॉइंट है, जोजिला दर्रा किस राज्य पर स्थित है? जी हाँ, जोजिला दर्रा का जब भी जिक्र होता है तो नाम आता है, हम किसकी बात करेंगे? J&K की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। जी हाँ, जोजिला दर्रा, जा से जम्मू, जा से जोजिला, तो जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य पर स्थित है। नाथुल्ला दर्रा किस पर है? भैया जोजिला दर्रा तो आपने बता दिया जम्मू कश्मीर। अगर प्रश्न आ गया नाथुल्ला दर्रा किस राज्य पर है, तो जब भी नाथुल्ला का जिक्र होगा या नाथुला का जिक्र होगा
वह आपका सिक्किम राज्य का नाम आएगा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? आपके नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य पर स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, सभी बताइएगा। जी हाँ, दर्रे से जिक्र कर रहे हैं, तो नासिक और मुंबई का जो दर्रा है वह किस दर्रे से जोड़ता है? जी हाँ, नासिक मुंबई ये दोनों शहर हैं, किस दर्रे को जोड़ते हैं? तो एक आपका दर्रा आपने सुना होगा, कौन सा? थाल घाट का दर्रा। जी हाँ, थाल घाट का जो दर्रा है, नासिक और मुंबई जो है ये दोनों जो हैं थाल घाट दर्रा को जो है जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जी हाँ, कोलकाता और मुंबई को जो है कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? वह आपका भोर घाट का दर्रा। जी हाँ, भोर घाट का दर्रा जो है आपके कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला, भारत की जलवायु कैसी है? जी हाँ, भारत की जलवायु सभी लोग परिचित होंगे, काफ़ी बार बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वह कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून पे होता है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा का अगर जिक्र करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर होता है। किस मानसून पर? अगर दक्षिण पश्चिम मानसून आया तो मतलब समझ लीजिए सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उससे होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो वह है आपका मेघालय राज्य, और मेघालय राज्य का कौन सा स्थान है, क्षेत्र है, वह है मासिमराम। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय राज्य के मासिमराम स्थान पर होती है, जगह पर होती है। मासिमराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? जी हाँ, चेरापूंजी में देखते होंगे धूप होती है, अचानक बारिश होने लगती है। तो मासिमराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का जो कारण है वह साथियों पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। जी हाँ, जो पहाड़ियों की आकृति वह कीप की तरह है। और कीप कैसा होगा? ये कीप आप जानते होंगे, अगर किसी डब्बे में तेल डालना हो तो कीप की सहायता से डालते हैं, वो होती है कीप। तो पहाड़ियों की कीप की आकृति है, इसलिए मासिमराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण बन जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? जी हाँ, शीतकालीन वर्षा। तो भारत में शीतकालीन वर्षा एक तो तमिलनाडु और एक आपका उड़ीसा। जी हाँ, भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है वह आपके तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य पर होती है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, जो मानसून शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो मानसून आपके अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी? जी हाँ, वनस्पति का जिक्र हो गया। तो भारत में सबसे जो प्रमुख वनस्पति कहलाती है वह कौन सी वनस्पति कहलाती है? तो सभी परिचित होंगे, वह होती है पतझड़ वन। जी हाँ, भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वह पतझड़ वन कहलाती है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? जी हाँ, सभी बताइएगा। जी हाँ, देखिए अधिक का जिक्र होता है तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर कम पूछ लिया जाए, अगर कम पूछ लिया जाता है तो फिर आपका हरियाणा राज्य आएगा। ठीक है, भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट यह है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? जी हाँ साथियों, जो दलदली एवं ज्वार भाटे वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं उनको ही मैंग्रोव वन कहता है, और पश्चिम बंगाल में इनका बहुत ही ज़्यादा विस्तार पर है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम ऐसा स्थान जब शुरुआत में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए थे भारत में, तो सर्वप्रथम किस स्थान पर किया गया था? वह आपका जिम कॉर्बेट नैनीताल, जो कि उत्तराखंड पर है। जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम स्थान वह है जिम कॉर्बेट नैनीताल, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, 1973 ईस्वी में की गई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो सभी परिचित होंगे, भारत का जो मध्य प्रदेश है, जो भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य है, उसको टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जी हाँ, भारत में अगर मिट्टी की जिक्र होता है तो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है
वह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी की बात करेंगे? जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसका कारण है सभी लोग जानते हैं, नदियों के विस्तार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, जो लाल मिट्टी होती है हमें लाल कलर में क्यों दिखाई देती है? तो लाल मिट्टी में क्या होता है, लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है। किसकी होती है? लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसके कारण ये हमें लाल मिट्टी जो है दिखाई देती है, इनका कलर लाल होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो सभी लोग जानते हैं लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो आपका जो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ठीक है, जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, वह हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, आपके मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, वह रबी की फसल कहलाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये क्या हो गए? हमारी खरीफ की फसलें हो गई। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? आपके जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ठीक है, ये हमारे क्या है? रबी की फसलें कहलाती हैं। और एक और फसल आती है जायद की फसल, जो इन दोनों के मध्य की जाती है, जो गर्मी महीने में की जाती है, ठीक है। जायद की फसलें जो हैं खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये क्या होती? जायद की फसलें कहलाती हैं, जो इन दो फसलों के बीच मध्य में किया जाता है, या कह सकते हैं गर्मी के महीने में किया जाता है। नगदी फसल कौन सी होती भैया? देखिए, नगदी फसल आपका हो गए गन्ना, रबड़, तंबाकू, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नगदी फसल, ठीक है। गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये हमारे नगदी फसल होते हैं। नगदी मतलब इनको लगाने से पैसा जो है नगद मिलता है, क्या ऐसे कह सकते हैं? नगदी फसल कहलाते हैं। और भारत की प्रमुख खाद्य फसल बताइए? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल कहलाती है वह कहलाती है चावल। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जिक्र हो गया होगा, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। एंड दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में देखा जाए भारत का प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारा जो देश है दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर बनाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन जो फ्लड है ये किस उत्पादन से संबंधित है? कृषि से है, मछली है, नीली क्रांति से है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन जो फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो जनक कहलाते हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड के जो जनक कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिक अगर ऊर्जा की बात करें, एक होता है ताप थर्मल, एक होता है थर्मल पावर। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ताप थर्मल और थर्मल पावर। जी हाँ, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? आपके ताप थर्मल और थर्मल पावर से, या ताप थर्मल या थर्मल पावर दोनों एक ही चीज़ है, इनसे प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू किया गया? देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का अगर जिक्र करें तो यह आपका अप्सरा है। जी हाँ, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1956 ईस्वी पर हुई थी। ये दोनों को पॉइंट को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न बनता है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? देखिए, जब भी भारत में परमाणु ऊर्जा का जिक्र होता है तारापुर का नाम सर्वोपरि आता है, और तारापुर ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य पर है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र से हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना आपकी एक कहलाती शिव समुद्रम, शायद आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, शिव समुद्रम एक परियोजना है जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, और यह किस नदी पर है? यह कावेरी नदी पर है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा।
देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ हुआ? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल का बात करेंगे, कब हुआ? 1875 ईस्वी की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 ईस्वी में कुल्टी के स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य पर हुआ था। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना जो है सबसे जो पुराना कहलाता है वह कहलाता है टाटा आयरन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या इसको शार्ट रूप में हम किस नाम से जानते हैं? इसको शार्ट रूप में हम TISCO, टाटा स्टील, टाटा, टी से क्या हो गया? टी से टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, CO कंपनी, TISCO अर्थात टिस्को। तो निजी क्षेत्र में स्टील का टिस्को जो कारखाना है सबसे पुराना है, जिसे हम पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। अगला प्रश्न, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क का अगर जिक्र हो ही गया है वह आपका झारखंड है। जी हाँ साथियों, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य पर पाया जाता है। अगला है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की जो खान है वह सभी जानते होंगे, वह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जावर की जो खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी बताइएगा। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? जी हाँ, जो द्वितीय का योजना जो काल था उस पर लगाए गए 3 कारखाने थे, और वे 3 कारखाने आपके भिलाई था, दुर्गापुर, एक राउरकेला। ये 3 कारखाने थे जो द्वितीय योजना काल में लगाए गए थे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे, NH-44। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, नेशनल हाईवे 44। पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले NH-7 था, लेकिन अब इसे NH-44 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, और यह भारत का यह नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक जो उपक्रम कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है भारतीय रेल। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वह भारतीय रेल है। अगला, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? जी हाँ, भारत में जो है प्रथम यात्री रेल की अगर बात करें तो आपके APR 16 अप्रैल 1853। जी हाँ साथियों, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली। अगला प्रश्न बनता है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? रेल तो आपकी 19 अप्रैल 1853 पे चल पड़ी, लेकिन विद्युत रेल का जिक्र होता है तो 1925 ईस्वी का जिक्र होता है। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी पर चली। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन आप समझ गए होंगे। तो भारत में वायु परिवहन का जिक्र 1912 ईस्वी। जी हाँ, भारत में वायु परिवहन का जो शुभारंभ है 1912 ईस्वी से शुरू हुआ था। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा जो है प्रारंभ की गई थी? तो वह इलाहाबाद से नैनी के मध्य। जी हाँ, प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के मध्य की गई थी शुरुआत में। अगला जो प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? सभी परिचित होंगे शायद इस प्रश्न की बात करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान की बात करें, अकादमी की बात करें, यह उत्तर प्रदेश पर स्थित है। अब आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश पे कहाँ पर? तो फुर्सतगंज। जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपके फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश पर स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार सभी लोग जानते हैं, मुंबई का जो बंदरगाह है उसे भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सभी लोग जानते होंगे, आंध्र प्रदेश का आपका एक बंदरगाह है, वह आपका गंगावरम बंदरगाह है। ठीक है, तो गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है। अगर बात करें
विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो वह भारत का नाम ही आएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर आपके भारत देश पर है। एंड भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? जी हाँ, सभी बताइए। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म की बात करेंगे तो सभी जानते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो प्लेटफार्म है वह सबसे लंबा प्लेटफार्म है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी? जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेलगाड़ी चलती है और उस रेलगाड़ी का नाम समझौता या थार एक्सप्रेस है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी जिसका नाम समझौता व थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण का जब भी जिक्र होता है पश्चिमी घाट का नाम सरोपर ही आता है। तो कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो बंदरगाह है भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूरी द्वार कहलाता है? जी हाँ, ऐसा बंदरगाह जो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूरी द्वार कहलाता है। तो पूर्व में स्थित ही आपका कोई बंदरगाह हो सकता है, तो हम बात करेंगे कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। जी हाँ साथियों, कोलकाता और हल्दिया जो बंदरगाह है इसे भारतीय समुद्री व्यापार का पूरी द्वार कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नामक या डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? जी हाँ, डॉल्फिन एक यहाँ पे फिश या मछली नहीं है, डॉल्फिन नोज नामक एक चट्टान है। इसके पीछे जो बंदरगाह कहलाता है वह कहलाता है विशाखापट्टनम। जी हाँ साथियों, विशाखापट्टनम या विशाखापत्तनम की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो आप सभी परिचित होंगे, जो सेतु समुद्रम परियोजना है वह आपके मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह जोरी बंदरगाह है? तो भारत का जो जोरी बंदरगाह कहलाता है वह कहलाता है कांडला। कांडला जो बंदरगाह है यह भारत का जोरी बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? सार्वजनिक के तौर पर। तो भारत में सार्वजनिक डाक सेवा का जिक्र होता है तो 1837 ईस्वी का नाम सरोपर ही आ जाता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब से प्रारंभ हुआ? 1837 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, तो जो वर्तमान डाक विभाग है इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में कब की गई थी? अगर महीना प्रश्न पूछा जाता है तो वह है अक्टूबर में 1854 ईस्वी में वर्तमान डाक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? जी हाँ, आप देखते होंगे जब भी डाक टिकट एक लगती है, कोई भी पोस्ट करना होता है, ठीक है, तो एक टिकट जो लगती है उस टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? वह लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में प्रथम डाक टिकट आरंभ किया गया था। अगला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताइए। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। जी हाँ, तो सबसे अधिक किसका नाम आता है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश नाम आता है, और अगर सबसे कम पूछा जाता है वह आपका है सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य में सबसे जनसंख्या की वजह से भारत का सबसे छोटा राज्य कहा जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है, सभी परिचित होंगे, सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, या सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो कहलाया जाता है वह कहलाया जाता है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ये छोटे राज्य हैं। अगला, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे केरल राज्य की। जी हाँ, सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह केरल राज्य। प्रश्न यह उठता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का नाम बताइए। तो सबसे जो कम साक्षरता वाला राज्य है वह बिहार राज्य है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा IAS IPS वहीं से ज़्यादातर निकलते हैं, कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार राज्य कहा जाता है।
सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र होता है, तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का अगर जिक्र होता है साक्षरता की दृष्टि से, वह होता है लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न अगर पूछा जाता है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य बताइए, सबसे कम, जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है वह आपका राज्य आपका हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कहा जाता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य कहलाता है वह जो साक्षरता में नंबर 1 है, वह लिंगानुपात में भी नंबर 1 है, केरल राज्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य। जी हाँ, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे या जन घनत्व वाला जो राज्य कहलाता है सबसे अधिक, यहाँ पे जन घनत्व राज्य हो वह कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश की। सबसे अधिक जन घनत्व वाला जो राज्य कहलाता है वह अरुणाचल प्रदेश कहलाया जाता है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, सबसे अधिक जन घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली का नाम आ जाता है। अगला सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वह आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या आ जाता है? सबसे अधिक दिल्ली और सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि तेलंगाना राज्य कब बना था। जी हाँ, जो तेलंगाना राज्य है, जो कि नया राज्य शामिल किया गया है, ये 2014 में बना हुआ है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में तेलंगाना राज्य बना। और कब बना अगर डेट पूछा जाता है तो 2 जून। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है नया राज्य बना। गुजरात व महाराष्ट्र राज्य कब बने? गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य एक साथ बने हुए थे। और कब बने थे? 1 मई 1960 को। जी हाँ साथियों, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दो ये नए राज्य बने थे। अगला आता है कि हरियाणा और पंजाब का नया राज्य कब बने? तो हरियाणा और पंजाब ये दोनों जो हैं 1 नवंबर 1966 को बने। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब ये दोनों नए राज्य बने हुए थे। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ भैया? तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। कब हुआ था? 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। अगला आता है गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा राज्य का जो गठन है 1987 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 30 मई 1987 ईस्वी को जो है गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला आपका राज्य आता है छत्तीसगढ़ राज्य। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर इनका जिक्र होता है तो 1 नवंबर दोनों का ही आता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर जो है 2000 को हुआ था, नोट कर लीजिएगा। अगला आता है उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो ये उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था वह 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। अगला झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? जी हाँ, झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य का भी ध्यान दीजिएगा, लक्सर आपका चलता जा रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो झारखंड राज्य का निर्माण या गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो मेघालय राज्य का निर्माण 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मेघालय राज्य का निर्माण आपके 1970 ईस्वी पर हुआ था। अगला हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन आपके 1971 में हुआ था। कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश के राज्य का गठन 1971 में हुआ था। अगला मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दो राज्यों का निर्माण आपके 1987 में हुआ था। कब हुआ था? मिजोरम अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण 1987 में हुआ। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ भैया? तो नागालैंड राज्य का जो गठन है वह आपके 1 दिसंबर 1963 को हुआ था।
कब हुआ था? नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। अगला है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया? जी हाँ, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है 1972 में प्राप्त हुआ था। और कब हुआ था? 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर त्रिपुरा मेघालय इन तीनों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, 21 जनवरी 1972। अगला है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जो जनजाति है ये आपके किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, एक मिजो जनजाति है, मी से मिजो और मी से मिजोरम। तो मिजो जनजाति मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो ये नाम में ही आपका जनजाति है, इन नाम से ही मिजोरम है, तो सिंपल है पहचानना इसको। पनियान या इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जी हाँ, शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। पनियान या इरुल जो जनजाति है ये किस राज्य में निवास करती है? तो इनके नाम से पता चल जाता है कि ये तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, इनके भाषा के नाम से, इनके नाम से कुछ पता चल जाते हैं, कुछ इलाके नाम से पता चल जाते हैं कि इस राज्य से यह नाम है, यह भाषा हो जाती है। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, आ से आओ, असम में आओ। जी हाँ, आ से असम, आ से आओ। तो आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है? सभी बताइएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जी हाँ साथियों, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति। जी हाँ, भारत की सबसे जो बड़ी जनजाति उभर कर आई है वह सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह गोंड जनजाति के नाम से जानी जाती है। सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सैम्पेन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो सैम्पेन नामक जो जनजाति है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य से संबंधित हो जाती है। सैम्पेन नामक जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है बरली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके जो बरली और ढोडिया जनजाति है ये दादरा एवं नगर हवेली, जी हाँ, दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित हो जाएगी। अगला चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? सभी लोग बताइएगा। तो चकमा और हलमात की अगर बात करें तो त्रिपुरा राज्य का नाम यहाँ पे सर्वोपरि आ जाता है। तो चकमा व हलमात जो जनजातियां हैं किस राज्य की हैं? त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं चकमा और हलमात जनजातियां। अगला है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? जी हाँ, ईश्वर का निवास। तो ईश्वर का निवास जो है किस नगर को कहा जाता है? वह है प्रयाग। जी हाँ साथियों, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग नगर को कहा जाता है। अगला 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? झेलम, चुनाव, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां जो आपकी हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। जी हाँ साथियों, भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल कहलाता है वह नेहरू सेतु कहलाता है। नेहरू सेतु जो कि बिहार में सोन नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु है, जो कि बिहार के सोन नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? वह कहलाता है इंडियन। कौन सा म्यूजियम है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम, जो कि कोलकाता शहर पर स्थित है, कोलकाता पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का जिक्र होता है तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो कि इतने लगभग आपके 11,215 मीटर के आसपास है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर कहलाता है वह कहलाता है जूलॉजिकल गार्डन्स, अलीपुर कोलकाता पर स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? जी हाँ, कैंटिलीवर पुल का जिक्र होता है तो हावड़ा ब्रिज का नाम आ जाता है। कौन सा ब्रिज? हावड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल का अगर बात करते हैं हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीनार।
जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी मीनार का अगर जिक्र होता है तो कुतुब मीनार का नाम आ ही जाता है, सभी लोग जानते होंगे, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार का जिक्र होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर है। देखिए, सबसे बड़े भारत में गुफा मंदिर का जिक्र होता है तो एलोरा की गुफाएं का नाम आता है, और ये कहाँ पर है, आपके औरंगाबाद पर। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है और कहाँ पर है, औरंगाबाद पर स्थित है। अगला, सबसे बड़ा कॉरिडोरम या सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का। जी हाँ, सबसे बड़ा आपके कॉरिडोर गलियारा रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु पर स्थित है। सबसे लंबी नहर का नाम बताइए। जी हाँ साथियों, सबसे लंबी नहर का अगर जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी नहर का नाम सर्वोपरि आ जाता है। और अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी द्वीप कौन सी है। जी हाँ साथियों, सबसे लंबी जो नदी द्वीप कहलाती है वह सभी परिचित होंगे, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप जो कहलाएगी वह कहला जाएगी माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता था। जी हाँ, भारत के कुल उत्पादन का लगभग 98%। जी हाँ साथियों, भारत के कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त हुआ करता था। अगला, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का कोयला है। तो भारत में मिलने वाला जो गोंडवाना काल का कोयला है उसका जो प्रकार है वह बिटुमिनस प्रकार का है। किस प्रकार का है, गोंडवाना काल में मिलने वाला जो कोयला वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला कहला जाता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ, भारत की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वह नदी का नाम माही नदी है साथियों। जी हाँ, माही नदी है जो भारत के जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत की गंगा जो है आपके कावेरी नदी को कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा तो आपका कौन हो गया, कावेरी नदी। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो गया, लेकिन दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा जो है आपके गोदावरी को कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना। तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है। जी हाँ साथियों, सभी कमेंट करके बताइएगा। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध जो नदी कहलाती है वह कहलाती है आपकी दामोदर नदी, जो बंगाल का अशोक कहला जाता है। ठीक है, जैसे बिहार का जो अशोक है कि कौन सी नदी है, कोसी नदी है, उसी प्रकार बंगाल का अशोक दामोदर है और जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध भी आपका दामोदर नदी है। ये रहे साथियों संपूर्ण जियोग्राफी भूगोल का पूरा निचोड़ आपके सामने हमने रखा 200 प्रश्न। साथ ही साथ इसके पहले डिटेल के साथ चर्चा की, बात की। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझा, सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, सभी फीडबैक कीजिएगा, बेहतरीन तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।